बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर 6 के कुछ लास्ट टॉपिक्स रह गए थे जिन्हें हम आज के लेक्चर में इंशाल्लाह कवर करेंगे। अभी तक जो हमने चीज़ें डिस्कस की हैं उसमें हमने देखा, हम चैप्टर 6 कंडीशनल प्रोसेसिंग देख रहे हैं कि किस तरह से हम कंडीशन बेस पे हमारा असेंबलर किसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट या किसी इंस्ट्रक्शन को स्किप करता है। इसके अंदर मैंने आपको फिर फर्दर बताया कि इसमें हम डिफरेंट किस्म के जंप यूज़ करते हैं, हम लूप यूज़ कर सकते हैं। अगर हम हाई लेवल की बात करें तो हाई लेवल के अंदर एक वाइल लूप होता है। वो वाइल लूप थोड़ा सा हम रिपीट भी कर लेते हैं कि वो वाइल लूप किस तरह से होता है कि एक कंडीशन होती है स्टार्ट में, और उस कंडीशन की बेस पे हमारा अगर कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा असेंबलर यानी हमारा कंपाइलर, क्योंकि हाई लेवल की बात करें तो हमारा कंपाइलर लूप की बॉडी में जाता है और इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है और फिर एट द एंड दोबारा से वो कंडीशन को दोबारा से रन करता है और कंडीशन को चेक करता है। अगर दोबारा ट्रू हो तो वापस अंदर चला जाता है। इन केस कंडीशन स्टार्ट में ही फॉल्स हो जाती है तो फिर वो एक बार भी इसके अंदर नहीं आता, डायरेक्टली वो लूप से जंप करके अगली स्टेटमेंट जो भी होती है वहाँ पे मूव कर जाता है। ये हाई लेवल के वाइल लूप की बात कर रही हूँ। अगर इसी कोड को आपने असेंबली लैंग्वेज के अंदर लिखना हो तो उसे आप किस तरह से लिखेंगे, इसके लिए यहाँ पे मैंने एक कोड लिखा है। सबसे पहले हमने क्योंकि वैल्यू 1 को चेक करना है वैल्यू 2 के साथ, मैं इस कोड को राइट करने की कोशिश कर रही हूँ। तो वैल्यू 1 क्या वैल्यू 2 से छोटी है, अगर है तो हमारा लूप चले। बेसिकली हम ये करना चाह रहे हैं। तो उसमें मैंने क्या किया कि क्योंकि हम कंपैरिजन इकट्ठा दो वेरिएबल्स का नहीं कर सकते तो हम एक वेरिएबल को मूव करवा देंगे किसी रजिस्टर के अंदर। कोई भी रजिस्टर आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे EAX के अंदर मैंने वैल्यू 1 को मूव करवाया और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, अपने लूप को स्टार्ट किया। अब यहाँ पे बिगन वाइल जो है ये क्या है, ये लेबल है मेरे वाइल का। यहाँ पे आप कोई नाम भी लिख सकते हैं, स्टार्ट वाइल लिख सकते हैं, माई वाइल लिख सकते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया कि जो वैल्यू 2 है उसे मैंने EAX के साथ कंपेयर किया। और कंपेरिजन किस बेस पे करना था कि क्या वैल्यू 1 वैल्यू 2 से छोटी है, यानी यहाँ पे अगर तो हमारे पास वैल्यू 1 वैल्यू 2 से छोटी हो तो फर्दर इंस्ट्रक्शन चलें, लेकिन अगर छोटी ना हो यानी हम कहते हैं जंप इफ़ नॉट लेस। यहाँ पे देखें मैंने यहाँ लिखा जंप इफ़ नॉट लेस, तो क्या हो मेरा यहाँ यहीं पे लूप एंड हो जाए। मैंने एक और लेबल लगा दिया एंड वाइल का, कर्सर हमारा असेंबलर ऑटोमेटिकली जंप करके एंड वाइल पे मूव कर जाएगा। लेकिन इन केस कंडीशन ट्रू हो जाती है, जंप नॉट लेस पे ये कंडीशन चलेगी एंड वाइल वाली, जब लेस नहीं होगा। लेकिन अगर लेस होगा तो फिर ये जो हमारे पास जंप नॉट लेस है ये तो फॉल्स हो जाएगा, और अगर ये फॉल्स हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि ये वाली लाइन हमारी नहीं चलेगी, ये स्किप हो जाएगी। और उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद जैसे कोड के अंदर मैंने लिखा है इंक्रीमेंट EAX, हमारे EAX के अंदर इंक्रीमेंट होगा। इसी तरह से डिक्रीमेंट वैल्यू 2 में डिक्रीमेंट हो जाएगा। और फिर उसके बाद क्या होगा, जंप बिगन वाइल फिर से वो कंडीशन को चेक करेगा, क्योंकि लूप है ना, लूप में बार बार चेकिंग होती है जब तक फॉल्स ना हो जाए। तो इस तरह से वो बार बार चेक करता रहेगा, रिपीट करता रहेगा, और जब हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हम एंड वाइल पे मूव कर जाएंगे और EAX के अंदर जो भी न्यू वैल्यू पड़ी है वो वैल्यू वेरिएबल 1 के अंदर मूव कर जाएगी। तो ये बेसिकली हमारा लूप हम किस तरह से यूज़ करते हैं। अब पेपर में क्वेश्चन किस टाइप का आ सकता है, आपको कहा जा सकता है कोई कोड दिया हुआ होगा और आपको कहा जाएगा कि ये हाई में है, इसे अकॉर्डिंग टू असेंबली लैंग्वेज लिखें। तो असेंबली लैंग्वेज में आपने क्या करना है कि कंडीशन जिस पे फॉल्स हो रही है वहाँ पे आपने जंप करवा देना है। कंडीशन फॉल्स किस पे होनी थी कि वैल्यू 1 वैल्यू 2 से बड़ी होती, छोटी ना होती, तो हम यहाँ पे जंप इफ़ ग्रेटर लगा सकते थे, जंप इफ़ नॉट लेस लगा सकते थे। कोई भी कंडीशन के बिहाफ पे क्या होता, हमारा असेंबलर इधर मूव करके आ जाता। अच्छा, ये एक एग्जांपल है। इसमें इस एग्जांपल में हमने ली एक एरे ली, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स, ये हाई लेवल के भी एग्जांपल बता रही हूँ। उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स लिए, एक हमने सैम्पल लिया 50 का। फिर हमने क्या किया, जो भी एरे का साइज़ है, इन एरे साइज़ इक्वल एरे का साइज़ हमने कैसे लिया, साइज़ ऑफ एरे, ठीक है, डिवाइडेड बाय साइज़ ऑफ सैम्पल।
साइज़ ऑफ एरे, जो भी यहाँ से हमारे पास इसका साइज़ आएगा, और डिवाइडेड बाय सैम्पल यानी डिवाइडेड बाय 50 करके जो हमारे पास आएगा उसे हम एरे साइज़ में स्टोर करवा देंगे। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे एक इंडेक्स लिया, उसे इक्वल्स टू 0 किया, एक सम लिया, उसे इक्वल्स टू 0 दिया, फिर अपना लूप स्टार्ट करेंगे। इंडेक्स अगर साइज़ से छोटा है, जो हमारे पास यहाँ से साइज़ निकला, अगर हमारे पास इंडेक्स उस साइज़ से छोटा है तो हमारे पास क्या हो, हमारा कंपाइलर अंदर जाए और उसके अंदर फिर एक कंडीशन चेक करें, इफ़ एरे इंडेक्स इज़ ग्रेटर देन सैम्पल, जो इंडेक्स वैल्यू है वो सैम्पल से बड़ी है तो फिर क्या हो, फिर हमारे पास एरे के इंडेक्स में एरे की जो भी वैल्यू है उसे हम सम में ऐड कर दें, यानी सम इक्वल्स टू सम प्लस एरे इंडेक्स हो जाएगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन क्योंकि बुक में ये एग्जांपल थी इसलिए मैं आपको ये करवा रही हूँ। ऐसा ना हो कि इस एग्जांपल से ही कोई क्वेश्चन आ जाए, तो इसलिए मैंने आपको ये एग्जांपल करवाई है। वैसे इतनी कॉम्प्लिकेटेड टाइप का कुछ आता नहीं है, बहुत कम ही ऐसा होगा कि इस किस्म के, वैसे सिंपल ही क्वेश्चन आते हैं। इतना डीपली इफ़, नेस्टेड इफ़ या नेस्टेड लूप बहुत कम पूछते हैं। थोड़ा सा इस एग्जांपल को देख लेते हैं। इसके अंदर हमने सैम्पल लिया, एरे का साइज़ लिया, एरे का साइज़ हमने एलिमेंट ऑफ एरे डिवाइडेड बाय साइज़ ऑफ सैम्पल करके लिया, उससे हमारे पास एक वैल्यू आई। हमने इंडेक्स लिया, सम लिया, हमने इंडेक्स को चेक करना है, सैम्पल से बड़ा है तो हमने इंडेक्स की वैल्यू को सम में प्लस कर देनी है, वो जो भी वैल्यू होगी तो हम इसको प्लस करते रहेंगे। जैसे 10 नहीं हो सकता, 60 हो सकता है, तो हम 60 को सम में प्लस करेंगे। सम में पहले क्या पड़ा है, 0 पड़ा है, 0 प्लस 60 हो जाएगा, सम 60 हो जाएगा। फिर 20 नहीं आएगा, 33 नहीं आएगा, 72 आएगा, उसे हम प्लस कर देंगे। मीनिंग वैल्यूज़ को सैम्पल के साथ चेक किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग फिर यहाँ पे फर्दर देखा जाएगा। उसके बाद इंडेक्स प्लस होके फिर से हमारे पास जो लूप चेक होगा, इंडेक्स हमारे पास पहले 0 इंडेक्स होगा, फिर 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, इस तरह से ये लूप हमारा बेसिकली चलता रहेगा। अच्छा, इस लूप के अकॉर्डिंग हम अगर असेंबली कोड की बात करें तो असेंबली कोड के अंदर जितने भी हमारे पास वेरिएबल्स थे हम डॉट डाटा में उनको डिक्लेयर कर रहे हैं। सम को हमने डीवर्ड 0 रखा, सैम्पल को हमने डीवर्ड 50 रखा है, एरे डीवर्ड वही एलिमेंट्स हमने यहाँ पे लगा दिए। एरे साइज़ को लेने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, हमने मेमोरी लोकेशन यानी एलिमेंट्स ऑफ एरे, आप यहाँ से सिंपली काउंट भी कर सकते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है तो 10 डिवाइडेड बाय टाइप ऑफ एरे हम इस तरह से भी कर सकते हैं, या आप लेंथ ऑफ ऑपरेटर को भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हमारी मेमोरी लोकेशन कितनी है वो हम यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, इधर ये चेक कर लेते हैं। अच्छा, डॉट कोड में हमने सबसे पहले क्या किया, EAX में 0 मूव करवाया, ठीक है, क्योंकि इसी EAX में हम सम को ऐड करते जाएंगे, इसलिए हमने EAX में 0 को मूव करवाया। नेक्स्ट हमने EDX में सैम्पल की वैल्यू को मूव करवाया, सैम्पल की वैल्यू जो कि 50 थी EDX में मूव कर गया। फिर उसके बाद हमने ESI में 0 मूव करवाया, ये किसके लिए है, इंडेक्स के लिए। जैसे हम उसमें इंडेक्स चेक करते रहते हैं ना, और फिर एट द एंड इंडेक्स इंक्रीमेंट हो रहा होता है, तो ये सेम जो इंडेक्स वहाँ पे काम कर रहा था वो हमारे पास यहाँ पे ESI काम करेगा। फिर हमारे लूप ने कितनी टाइम के लिए चलना है, उसके लिए यहाँ पे हमने एरे साइज़ को ECX में मूव करवा दिया। जो भी साइज़ उसका बनेगा, जितने भी एलिमेंट्स हैं तो हमने पीछे निकाले अपने फार्मूला के अकॉर्डिंग, तो वो एरे साइज़ हमारा ECX के अंदर जाके मूव हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने अपना यहाँ पे फर्स्ट लूप स्टार्ट करना है। कंपेयर क्या करना है, ESI को ECX के साथ, ठीक है। ESI हमारे पास जो भी एलिमेंट होगा, जो भी हमारे पास वैल्यू होगी, उस उस वैल्यू को हमने कंपेयर करना है ECX में हमारे पास क्या पड़ा है, एरे साइज़। यहाँ पे हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ पे अगर देखें
तो यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या थी कि जो इंडेक्स है, यानी इंडेक्स इस वक्त किस में हमने पढ़ा डाल रखा है, असेंबली लैंग्वेज में ESI में, तो इसलिए हम यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे थे ESI और एरे साइज़ का, ठीक है। तो इसलिए इस कोड के अकॉर्डिंग अगर आप चलते रहें, अगर आप उस कोड को सामने रखें तो ईज़िली आप उसे असेंबली में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने ESI और ECX को कंपेयर किया। जंप इफ लेस, अगर हमारे पास वो लेस है तो क्या हो जाएगा, जंप हो जाएगा कहाँ पे, L2 पे, ठीक है। L2 पे वो फिर बॉडी के अंदर जाके वर्किंग को परफॉर्म करेगा। वर्किंग परफॉर्म किस तरह से करनी थी, कंपेयर करना था एरे ESI इंटू 4 हमने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे हमारे पास साइज़ इसका डिवर्ट था। यहाँ से हमारे पास वो एलिमेंट आ जाएगा, उस एलिमेंट को EDX में हमारा सैंपल पड़ा है उसके साथ हम कंपेयर करेंगे। अगर वैल्यू EDX से बड़ी होगी तो हम L3 पे मूव कर जाएंगे और L3 में हमने क्या करना है, ESI में इंक्रीमेंट कर देना है, ठीक है। ESI में इंक्रीमेंट करके उस वैल्यू को हम इंक्रीमेंट अभी नहीं करना, इंक्रीमेंट यहाँ पे होगा। वो जो भी वैल्यू थी हमारी वो वैल्यू हमने मूव करवा देनी है, EX में ऐड करवा देना है। वहाँ पे हम सम करवा रहे थे तो यहाँ पे हमने ऐड करवा देना है। अच्छा, अब कुछ चीज़ें आपने याद रखनी है कि यहाँ पे इस लूप के अंदर क्या क्या चीज़ें हम किसकी रिप्लेसमेंट में यूज़ कर रहे हैं। जहाँ पे हमारे हाई में सैंपल यूज़ हो रहा था वहाँ पे हम EDX को यूज़ करेंगे। जहाँ पे हाई पे इंडेक्स यूज़ हो रहा था वहाँ पे हम ESI को यूज़ करेंगे। जहाँ पे एरे इंडेक्स यूज़ हो रहा था वहाँ पे हम एरे ESI यूज़ करेंगे, ठीक है। एरे ESI इंटू 4 हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास साइज़ यहाँ पे डिवर्ड है। आप वैसे सिंपल भी अगर करें तो वो वही लोकेशन ही देगा अगर हमारे पास यहाँ पे टाइप बाइट होती, लेकिन क्योंकि इसमें हमने जो भी है उसमें हमने डिवर्ड यूज़ किया हुआ है तो इस वजह से या तो हम टाइप इसके साथ इंक्लूड करें तो भी चीज़ हो सकती है, या फिर सिंपली ये चीज़ हो सकती है कि आप ESI के साथ इंटू 4 करते जाएं, ठीक है। दूसरी चीज़, यहाँ पे वहाँ पे हम सम का एक वेरिएबल ले रहे थे, हम यहाँ पे वेरिएबल के बजाय EX के अंदर सम करते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास L4 में क्या होगा, ESI में इंक्रीमेंट हो जाएगा। अगर यहीं से कोई कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल हम कंपैरिजन करते हैं, ये हमने कहा जंप इफ लेस, अगर हमारे पास लेस नहीं होता तो ये कंडीशन हमारी स्किप हो जाएगी। हम कहाँ पे जंप कर जाएंगे, ऑटोमेटिकली हम L5 पे जंप कर जाएंगे और जो भी EX की वैल्यू है वो हमारी सामने चली जाएगी। कंडीशन पहली बार ही फॉल्स हो गई तो लूप के अंदर हो जाती नहीं है। वाइल लूप में हमेशा ऐसे ही होता है, कंडीशन स्टार्ट में फॉल्स हो गई तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे हम वाइल लूप यूज़ कर रहे हैं, फिर उसके अंदर ये हम इफ़ की कंडीशन यूज़ करें और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारी ये वर्किंग यहाँ पे परफॉर्म हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है टेबल ड्रिवन सिलेक्शन। टेबल ड्रिवन सिलेक्शन जैसे हमारे पास मल्टीपल इफ़ एल्स इफ़ होता है या स्विच स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक से ज़्यादा कंडीशंस होती हैं, तो सेम इसी तरह से टेबल ड्रिवन सिलेक्शन के अंदर हम एक से ज़्यादा कंडीशंस को यूज़ कर सकते हैं। इसका मेथड क्या है, डॉट डाटा के अंदर आप यहाँ पे कोई भी जो भी आपने केस लगाना है, जैसे केस 1 केस 2 लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे उन्होंने नेम दिया है केस टेबल का, उसका साइज़ और फिर उसकी वैल्यू, ठीक है। ये वैल्यू वो वैल्यू है जिसे हम देखेंगे, ये सर्च करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि अच्छा डिवर्ट प्रोसेस ए। इसके बाद क्या है, एड्रेस ऑफ प्रोसीजर, जो भी हमारे पास एड्रेस होगा अकॉर्डिंग टू ए, यानी ए को हमने सर्च करने के लिए ये अपना एक पहला प्रोसीजर बनाया, फिर बाइट बी के लिए हमने ये दूसरा प्रोसीजर बनाया। इस तरह से हम डिफरेंट प्रोसीजर्स बनाते जाते हैं। इसके कोई एग्जांपल करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट टेबल ड्रिवन सिलेक्शन शॉर्टली आपसे पूछा जा सकता है कि क्या है, तो जहाँ पे मल्टी सिलेक्शंस करनी होती हैं, मल्टीपल आपके पास कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशंस के बिहाफ पे
पे आप टेबल ड्रिवन सिलेक्शन को यूज़ करते हैं। और इसके अंदर आप एग्जांपल के तौर पे ये दे सकते हैं कि आपके पास डिफरेंट केस होते हैं और केस के अकॉर्डिंग फिर उसके अंदर डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं। अब आपने यहाँ पे केस टेबल ए की वेरिएबल दिया है, उसके अंदर आपने डिफरेंट वैल्यूज़ दे दी, पहले ए की दी, फिर बी की दी, इसी तरह से सी डी, और हर एक के लिए फिर आप क्या करेंगे, डी वर्ड प्रोसेस ए, डी वर्ड प्रोसेस बी, जो क्या करेंगे उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस को परफॉर्म करेंगे। अगर यहाँ पे ए है तो प्रोसेस ए, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरह का ही लिखें। आप यहाँ पे कोई भी प्रोसेस नेम दे सकते हैं जो क्या करे, इसके बिहाफ पे काम करे या इसके अकॉर्डिंग काम करे। साइज़ भी आप यहाँ पे कोई भी दे सकते हैं। बस इतना इसके लिए काफ़ी है। शॉर्टली अगर आ जाता है तो वैसे ये जितने भी टॉपिक ये लास्ट वाले हैं, ये इनमें से इतना क्वेश्चन डिटेल में नहीं आता। स्टार्ट में जो कंडीशंस हमने पढ़ी हैं ज़्यादातर क्वेश्चन वहीं से आएगा। ये जस्ट आपको थोड़ा थोड़ा इसका इंट्रो देना ज़रूरी था। नेक्स्ट फिनाइट स्टेट मशीन है। फिनाइट स्टेट मशीन हमारे पास क्या होती हैं कि डिफरेंट किस्म के हम प्रोसीजर्स या डिफरेंट किस्म के कोड लिखते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर हम उसके अंदर कोई ना कोई इनपुट देते हैं और उस इनपुट से हम उससे जंप करके न्यू एरिया पे मूव कर जाते हैं। और इससे हमारे पास क्या होते हैं, डिफरेंट स्टेट आती हैं। फिनाइट स्टेट इसका नाम ही यही है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहें कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल 1 क्लास में हैं तो हमारी रिपोर्ट आए और उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम प्रमोट होके 2 पे चले जाएं, फिर 2 क्लास से हम प्रमोट होके 3 में चले जाएं, 3 से हम प्रमोट होके 4 में चले जाएं। या अक्सर इस तरह से हो कि हमारी परफॉर्मेंस बेस पे डायरेक्टली हमें 1 से जंप करवा के 3 क्लास में बिठा दिया जाए, 3 से जंप करवा के 5 क्लास में बिठा दिया जाए। तो ये क्या है कि हमारे अंदर कुछ ऐसे हमारे प्रोसीजर्स के अंदर कुछ ऐसी इनपुट दी जाती हैं जिसके अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट लेवल पे जंप कर जाते हैं। तो ये एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जंप करने का प्रोसेस जिसमें हम डिफरेंट किस्म की वर्किंग करते हैं, और ये मोस्टली हमारे ना मशीन्स के अंदर यूज़ होता है। बहुत सी हमारी ऐसी मशीन होती हैं कि जिसके अंदर जैसे हम गेम की बात भी करें तो गेम्स के अंदर भी क्या होता है कि एक वर्किंग पहले से प्री डिफाइंड वर्किंग होती है कि अगर यूज़र ऐसा परफॉर्म करेगा तो उसके बिहाफ पे उसे ये चीज़ मिलनी चाहिए, अगर ऐसा परफॉर्म करेगा तो ये चीज़ मिलनी चाहिए, अगर इतने कॉइन्स कलेक्ट करेगा तो इस लेवल पे जाना चाहिए, अगर इतने कॉइन्स कलेक्ट करेगा तो ये होना चाहिए, अगर फेल हो जाता है तो ये होना चाहिए। मीन हम प्री कंडीशंस लगा देते हैं और फिर अकॉर्डिंग टू इनपुट क्या चीज़ उसमें से सिलेक्ट होती है वो प्रोसेस परफॉर्म होता है। लेकिन होता क्या है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम जा रहे होते हैं। इसे आप जस्ट सिंपली जैसे यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल मैंने लगाई है कि ए स्टार्ट हो रहा है तो सी हमारे पास एक स्टेट है, हम डायरेक्टली ए से सी पे भी जंप कर सकते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसी इनपुट दी जाए जिससे हम बी पे जाएं, फिर उस बी से ऐसी इनपुट दी जाए कि हम सी पे जाएं। तो 2 मेथड हैं हमारे पास सी पे पहुंचने के। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास कितनी स्टेट्स थी, 3 स्टेट थी। हम स्टेट्स बढ़ा भी सकते हैं, 4 स्टेट हो सकती हैं, 5 स्टेट हो सकती हैं। और क्योंकि एक रैंडम एग्जांपल है तो आपको कहा जाता है कि आप 5 स्टेट के लिए दें तो आप किसी भी तरह के एरोस वहाँ पे बना सकते हैं। ये जितना भी आज के लेक्चर में हम कर रहे हैं ये शॉर्टली के लिए इम्पॉर्टेंट है। शॉर्टली आपसे पूछा जा सकता है कि क्या हमारे पास फिनाइट स्टेट्स होती हैं, किस तरह से वर्क करती हैं, इस किस्म के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अच्छा, लास्ट इसमें टॉपिक है कंडीशनल कंट्रोल फ्लो डायरेक्टिव्स। कंडीशनल कंट्रोल फ्लो डायरेक्टिव्स मीन अभी तक तो हमने ये देखा कि हम कोड ही ऐसा बना रहे होते हैं कि वो कभी वाइल की तरह काम कर रहा होता है, कभी वो कंपाउंड कंडीशंस की तरह पे काम कर रहा होता है, कभी वो फॉर की तरह काम कर रहा होता है, कभी वो एल्स की तरह काम कर रहा होता है। लेकिन हमारा जो मैसम है इसने यानी जो हमारे पास असेंबलर है मैसम का, उसके अंदर प्री डिफाइन हमारे पास कुछ डायरेक्टिव्स हैं। जैसे अभी तक हम 2 डायरेक्टिव्स हर कोड में यूज़ करते हैं ना, डॉट डाटा की वेरिएबल्स के लिए और डॉट कोड की इंस्ट्रक्शंस के लिए, कोड के लिए। इसी तरह से बहुत सी प्री डिफाइन और डायरेक्टिव्स भी हैं जो नॉर्मली हम यूज़ नहीं करते लेकिन यूज़र को फैसिलिटेट करने के लिए एक सिंपल मेथड में बनाई गई हैं। जैसे डॉट ब्रेक की एक डायरेक्टिव है। डॉट ब्रेक डायरेक्टिव आप कहाँ यूज़ करेंगे, जब आपने डॉट वाई डायरेक्टिव या डॉट रिपीट डायरेक्टिव यूज़ की हुई है और उसको आप टर्मिनेट या एंड करना चाह रहे हैं।
ये भी शॉर्टली आपसे पूछा जा सकता है डॉट ब्रेक डायरेक्टिव क्या है। तो हाई के अंदर हम ब्रेक यूज़ करते थे ना, कहाँ पे यूज़ करते थे, जब हम लूप से बाहर आना चाह रहे होते थे। लूप की जितनी भी आइट्रेशंस रहती हैं हम चाहते थे दरमियान में से हम बाहर निकल आएँ, तो उसमें हम क्या लगा देते थे, डॉट ब्रेक यूज़ कर देते थे। तो इसी तरह से डॉट ब्रेक क्या करेगा, किसी भी लूप को यानी किसी भी कोड को टर्मिनेट करने के लिए डॉट ब्रेक डायरेक्टिव यूज़ होता है। डॉट कंटिन्यू क्यों यूज़ होता है, दरमियान से ही लूप के अंदर दरमियान से दोबारा से टॉप पे पहुंच जाने के लिए। अब इसके लिए आपको ना बेहतर है एक बार आप हाई लेवल के कोड्स को रिवाइज कर लें। कंटिन्यू कहाँ पे यूज़ होता था, वाइल के अंदर हम 4 इंस्ट्रक्शन लगा के बैठे हैं, 2 ऊपर हैं 2 नीचे हैं, दरमियान में कंटिन्यू लगा हुआ है, तो क्या होगा, लास्ट वाली 2 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट किए बगैर हमारा कंपाइलर ऊपर चला जाता था। ठीक है, तो यानी किस तरह से मैं आपको बता भी देती हूँ, ऐसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास वाइल की कंडीशन है और इसमें इंस्ट्रक्शन 1 इंस्ट्रक्शन 2, फिर यहाँ पे हमने कंटिन्यू लगाया, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन 3 इंस्ट्रक्शन 4, जब ये चलता था इंस्ट्रक्शन 1 चलती थी, 2 चलती थी, कंटिन्यू की वजह से दोबारा वो ऊपर मूव कर जाता था, ये इंस्ट्रक्शन स्किप हो जाती थी। तो डॉट कंटिन्यूस के अंदर भी यही काम कर रहा होता है। डॉट एल्स किसी भी जैसे यहाँ पे बिगन्स ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट व्हेन इफ़ डॉट इफ़ कंडीशन इज़ फॉल्स, जैसे इफ़ एल्स होता है तो इसके अंदर डॉट इफ़ एक होगा, डॉट एल्स होगा, डॉट इफ़ की कंडीशन फॉल्स होगी तो डॉट एल्स डायरेक्टिव चलेगा। ठीक है, डॉट एल्स इफ़ भी इसी तरह से है, कंडीशन जनरेट्स कोड दैट टेस्ट कंडीशन एंड एग्जीक्यूट स्टेटमेंट दैट फॉलो अंटिल एंड डॉट एंड इफ़ डायरेक्टिव और एन अदर डॉट एल्स इफ़ डायरेक्टिव इज़ फाउंड। अब इफ़ एल्स इफ़ होते हैं तो इसमें क्या होता है, इफ़ के सामने कंडीशन होती है वो चेक होती है, फिर एल्स इफ़ में कंडीशन होती है वो चेक होती है, तब तक हमारे पास उस एल्स इफ़ का ब्लॉक चलता है जब तक कोई अगला एल्स इफ़ ना हो जाए या ब्लॉक हमारा एंड ना हो जाए। तो ये चीज़ कही कि या तो एंड इफ़ हो जाएगा या अगला एल्स इफ़ हो जाएगा, तो ये तब तक चलेगा। जैसे इससे अगला एल्स इफ़ मिलता है या एंड इफ़ मिलता है तो वहीं पे ये काम करना एंड कर देगा। डॉट एंड इफ़, डॉट इफ़, डॉट एल्स या डॉट एंड इफ़ डायरेक्टिव्स को एंड करने के लिए एंड इफ़ को एंड इफ़ हम यूज़ करते हैं। ठीक है, डॉट एंड डब्ल्यू क्यों यूज़ होगा, डॉट वाइल डायरेक्टिव को एंड करने के लिए। इसी तरह से डॉट इफ़ क्यों यूज़ होगा, ये हमारे पास कंडीशन बिहाफ पे जैसे हमने इफ़ एल्स हम यूज़ करते हैं तो बजाय इसके आप जंप यूज़ करें, डॉट इफ़ लगा के उसके सामने कंडीशन भी आप लगा सकते हैं। डॉट रिपीट क्यों यूज़ होगा, जनरेट्स कोड दैट रिपीट एग्जीक्यूशन ऑफ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट अंटिल कंडीशन बिकम्स ट्रू। जैसे हमारे पास लूप चलता है, कंडीशन जब तक ट्रू रहे तो हम कंडीशंस के साथ डॉट रिपीट यूज़ कर सकते हैं। डॉट अंटिल कंडीशन जनरेट कोड दैट रिपीट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट बिटवीन डॉट रिपीट एंड डॉट अंटिल कंडीशन बिकम ट्रू। ये हमारे पास डॉट अंटिल 2 के दरमियान यूज़ होता है, अंटिल और डॉट रिपीट हम यूज़ करेंगे, उनके दरमियान में कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी यानी रिपीट होता रहेगा। और कब तक रिपीट होगा, जहाँ पे हम कह सकते हैं कि कंपाउंड कंडीशंस होती हैं वहाँ पे हम डॉट अंटिल को यूज़ कर सकते हैं। डॉट अंटिल CXZ जनरेट्स कोड एट रिपीट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट बिटवीन डॉट रिपीट डॉट अंटिल एंड CX इक्वल्स 0। ये चीज़ें ये शॉर्टली आपने याद रखनी है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है शॉर्टली डॉट अंटिल क्या है, डॉट वाइल क्या है। तो डॉट वाइल हमारे पास कंडीशंस, जब डॉट वाइल क्या है, ये भी एक ब्लॉक है जो डॉट वाइल से डॉट एंड डब्ल्यू के दरमियान कंडीशन ट्रू है तो उन स्टेटमेंट्स को मूव करेगा। यानी हम इस तरह से कह सकते हैं कि स्टार्ट में डॉट वाइल होगा, फिर उसका पूरा ब्लॉक होगा और एंड पे एंड डब्ल्यू होगा, तो इसके दरमियान में जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी इस ब्लॉक को चलाता रहेगा डॉट वाइल। ठीक है, जब इफ़ की एक यहाँ पे एग्जांपल भी यहाँ पे मैंने ये तो बता दिया डॉट इफ़ क्या करेगा, डॉट वाइल क्या करेगा, तो एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे बताया भी गया है कि हम किस तरह से यूज़ करते हैं। डॉट इफ़ लगा के कंडीशन लगाएंगे, स्टेटमेंट लगाएंगे। अब इसके बाद क्या है, एल्स इफ़।
एल्स इफ़ हम ऐसे नहीं लगा सकते, वो भी डायरेक्टिव है, तो फिर से हम यहाँ पे डॉट एल्स इफ़ लगाएंगे, उसकी कंडीशन लगाएंगे, उसके बाद हमने उसकी स्टेटमेंट को लगा दिया। फिर नेक्स्ट हमने क्या किया, फिर डॉट एल्स लगाया। अब एल्स इफ़ के बाद हम एंड पे क्या करते हैं, जैसे इफ़ है, फिर उसके बाद एल्स इफ़, फिर उसके बाद एक और एल्स इफ़, फिर एल्स इफ़, अब फिर एंड पे हम लगाते हैं एल्स, उसके अंदर कुछ स्टेटमेंट, जब कोई भी ऊपर वाली ट्रू नहीं होगी तो एल्स चलता है। तो इसमें भी हमने ऊपर डॉट इफ़ लगाई डायरेक्टिव, फिर एल्स इफ़ उसकी कंडीशन, फिर हमने डॉट एल्स लगाया। जैसे इफ़ के साथ हम कंडीशन लगाते हैं हाई में, एल्स के साथ नहीं लगाते, इसमें भी हमने एल्स के साथ जस्ट स्टेटमेंट लगाई, कंडीशन हमने यहाँ पे नहीं लगाई। और उसके बाद हमने इस पूरे ब्लॉक को एंड करने के लिए डॉट एंड इफ़ लगा दिया। उस एक एंड इफ़ से ये पूरा का पूरा ब्लॉक हमारा एंड हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे डॉट रिपीट और अनटिल को चूज़ करते हुए भी एक यहाँ पे एग्जांपल लगाई है, डॉट रिपीट स्टेटमेंट्स डॉट अनटिल कंडीशन। यानी जैसे हम कह सकते हैं कि जैसे वाइल डू वाइल लूप होता है, तो उस तरह से ये काम कर रहा है कि स्टेटमेंट चलेगी, फिर कंडीशन चेक होगी, अगर कंडीशन हमारे पास ट्रू होती है तो फिर से वो क्या करेगा, इसे रिपीट करेगा और इसे रिपीट करता रहेगा जब तक हमारी ये कंडीशन ट्रू रहेगी। ठीक है, तो ये डिफरेंट डायरेक्टिव्स को यूज़ करने का बेसिकली कुछ मेथड, कुछ एग्जांपल हैं। डॉट वाइल, उसकी स्टेटमेंट और डॉट एंड डब्ल्यू। एक यहाँ पे एक और एग्जांपल है, ये इसकी लास्ट एग्जांपल है। लास्ट इसकी एग्जांपल चेक कर लेते हैं। जी, ये इसके एग्जांपल, इसमें हमने डॉट वाइल डायरेक्टिव को यूज़ किया, EAX में हमने 0 मूव किया, फिर हम कहते हैं डॉट वाइल EAX लेस देन 10। ठीक है, और फिर हमने क्या कहा कि इंक्रीमेंट EAX, कंडीशन चेक होगी, कंडीशन अगर ट्रू है इसके अंदर आएगा, इंक्रीमेंट करेगा EAX को। कॉल राइट डेक, हमने डेसिमल वैल्यू को देखा था, आउटपुट में शो करवाने के लिए हम इस फंक्शन को यूज़ करते हैं। कॉल क्लियर, क्लियर हमारे पास हो जाए, ये बेसिकली नेक्स्ट लाइन पे मूव करने के लिए है, कैरेज रिटर्न। फिर उसके बाद क्या होगा कि फिर से हमारी ये कंडीशन चेक होगी और एट द एंड डॉट एंड डब्ल्यू हमारे पास इसको एंड कर देगा। इसी तरह से हमने यहाँ पे मूव EAX 0 किया, डॉट रिपीट किया, इंक्रीमेंट EAX किया, वैल्यू लिखी, नेक्स्ट लाइन पे मूव किया, डॉट अनटिल EAX इक्वल्स टू 10। अब यहाँ पे हमने कंडीशन एंड पे लगाई। ये बेसिकली कि कहाँ पे हम वाइल, ये वाइल की तरह काम करेगा, डॉट रिपीट और डॉट अनटिल डू वाइल की तरह पे काम करेगा, जिसमें हम कंडीशन एंड पे लगाते हैं। तो इसमें अगर कोई चीज़ आपको क्लियर नहीं होगी, कोई कन्फ्यूजन होगी, तो मैं आपको फर्दर एक्सप्लेन कर दूँगी। ये लास्ट के जितने भी टॉपिक्स रहते थे ये शॉर्टली थे, इनमें से शॉर्टली आपसे पूछा जा सकता है, फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसमें ये जितने भी हमने ये डायरेक्टिव्स पढ़े हैं, ये आपने अच्छे से याद कर लेने हैं कि कौन सा कहाँ पे यूज़ होता है, ये आपसे शॉर्टली पूछा जा सकता है, ये इसमें इम्पॉर्टेंट है। बाकी इसके अंदर जो हमने वाइल का एक कोड किया था उस किस्म का क्वेश्चन आ सकता है। बाकी इसमें इतना ज़्यादा कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है, इतना डीपली या इतना डिटेल या इतना डिफ़िकल्ट क्वेश्चन इसमें से नहीं आता। कोई क्वेश्चन हो या कोई कन्फ्यूजन आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।